बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस दास्तान की 5 हिस्सा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 6 मुलाहिजा फरमाएं। मलिक मुनीर शार को लेकर लोहारी में एक डॉक्टर के पास गया। उसकी मरहम पट्टी करवाने के बाद उसे घर छोड़ा और फिर अपने घर चला गया। उस रोज शाम को इंस्पेक्टर को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर सलमान एडवोकेट से मिलकर शार के खिलाफ साजिश में हिस्सा लेने और मुअज़्ज़ज़ और शरीफ शहरियों को रुसवा करने और रिश्वत लेने के इल्जामात आयद किए गए थे। पुलिस सलमान एडवोकेट को भी गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन वो घर से फरार हो गया था। अखबारात ने पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की खबर शाह सुर्खियों में शाये की थी। शार के एक हफ्ते तक घर से बाहर नहीं निकला था। उन वाकयात से वो मोहतात हो गया था और बिला वजह किसी उलझन में नहीं फंसना चाहता था। एक पुलिस अफसर की मुअत्तली और गिरफ्तारी का यह मतलब नहीं था कि तमाम पुलिस वाले सुधर गए थे। शार को सुलेमान एडवोकेट के फरार हो जाने का अफसोस था। अब उसे समझने में देर न लगी कि तमाम फसादात की जड़ वही बदबख्त और कमीना शख्स था और उसे यकीन हो गया कि 14 साल पहले उसके माँ बाप को भी उसी ने कत्ल करवाया था और वो डीएसपी जो 14 साल पहले उस इलाके का थानेदार था, वो भी शार को कत्ल के केस में फंसवाने की साजिश में शरीक था। मौजूदा थानेदार के खिलाफ तहकीकात की जिम्मेदारी उसी डीएसपी को सौंपी गई थी। उसने डीआईजी के अहकामात के तहत थानेदार के खिलाफ तो रिपोर्ट मुरतब कर ली थी और शहरियों के बयानात की रोशनी में उसे कसूरवार भी करार दे दिया गया था। लेकिन शार को शुबा था कि सलमान एडवोकेट को फरार का मौका भी उसी डीएसपी ने ही फराहम किया होगा, क्योंकि 14 साल पहले अगर वो इस साजिश में शरीक था तो सलमान एडवोकेट की गिरफ्तारी से पुरानी बातें सामने आ सकती थी और खुद डीएसपी भी उसकी जद में आ सकता था। शार ने उन तमाम बातों को ज़हन में रखा था। उसे शुबा था कि डीएसपी किसी बात की आड़ लेकर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता था या सलमान एडवोकेट उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता था। उस जैसे बेज़मीर और बदफितरत लोग कभी चैन से नहीं बैठ सकते थे। उनके सीनों में हसद और रकाबत की आग सुलगती ही रहती थी जो उन्हें बुराइयों पर उकसाती रहती। किसी नेक काम की ऐसे लोगों से तवक्को नहीं की जा सकती थी। इसी दौरान शार्क अपने दोस्त सुहेल की तरफ भी नहीं गया था। उसने अखबार में शार्क के साथ पेश आने वाले वाक़े और थानेदार के खिलाफ कार्रवाई के बारे में जरूर पढ़ा होगा और मुमकिन है उसने शार्क से रब्ता करने की कोशिश भी की हो, लेकिन उसे शार्क के घर का पता मालूम नहीं था। बाटी वाली दुकान के किराएदार लतीफ ने वादे के मुताबिक 30 तारीख से पहले ही दुकान खाली करके चाबी उनके हवाले कर दी। उसे कोई और दुकान नहीं मिली थी और वो अपनी लक्ष्मी वाली दुकान में मुंतकिल हो गया था। ये दुकान मेन रोड से जरा हटकर वाक़े थी, जिसकी वजह से वो अरसा बंद पड़ी थी, मगर अब लतीफ ने उस दुकान में अपना कारोबार शुरू कर दिया था। शार्क ने दुकान में रंग रोगन तो करवा लिया। वो कई रोज तक यही सोचता रहा कि यहाँ क्या कारोबार शुरू करे। उसके दादा ने यहाँ फलों की दुकान खोली थी, बाप भी यही कारोबार करता रहा था। बचपन में उसने भी बाप के साथ यही काम किया था, लिहाजा उसने फैसला किया कि फलों ही की दुकान खोल ले। उसके मकान और दुकान के किराए की 14 साल की कमाई अभी तक मरियम के नाम से बैंक अकाउंट में जमा थी। मरियम उसे कई मरतबा कह चुकी थी कि वो अपने नाम से अकाउंट खुलवा ले ताकि ये रकम उसके अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाए, मगर शार्क अब तक टाल मटोल से ही काम ले रहा था। उस रोज रात के खाने के बाद उसने मरियम की दी हुई चेक बुक निकाल ली। उसमें 1 लाख रुपए की रकम भरी। चेक पर उसने बैरियर के आगे कैश लिखा था। माँ जी, मैंने फलों ही की दुकान खोलने का फैसला किया है। उसके लिए मुझे कुछ रकम की जरूरत है। ये मैंने 1 लाख का चेक भर दिया है, इस पर दस्तखत कर दे। कल चेक कैश करवा कर दुकान सेट करने के लिए कुछ सामान लेकर आऊंगा और फिर 2-4 रोज में दुकानदारी शुरू कर दूंगा। उसने चेक बुक मरियम के सामने रखते हुए कहा, 1 लाख ही क्यों? मरियम ने उसे घूरा। तुम सुबह मेरे साथ चलकर अपना अकाउंट खुलवा लो और सारी रकम उसमें मुंतकिल कर लो। मैं अब नहीं संभाल सकती। मेरे लिए 1 लाख की रकम काफी है माँ जी, शार्क ने कहा। बल्कि दुकानदारी शुरू करने के बाद भी इसमें आधी से ज्यादा रकम बच जाएगी, वो मैं अपने अकाउंट में जमा करवा लूंगा। और बाकी रकम? मरियम ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। इसका दाखिला होने वाला है। उसने रदिया की तरफ इशारा किया। इसके बाद भी इसे पैसों की जरूरत पड़ेगी। आपको तो अंदाजा हो गया होगा कि तालीम कितनी महंगी है। मैं तो आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ जो इसे बीए करवा दिया। अब ये एमए भी जरूर करेगी, लेकिन इस सिलसिले में कोई बात नहीं सुनूंगा माँ जी। शार्क ने उसकी बात काट दी। अगर आपने इनकार किया तो मैं समझूंगा कि आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती। नहीं पुत्र, ये बात नहीं, मरियम बोली। तो फिर खामोशी से सिर्फ 1 लाख के इस चेक पर दस्तखत कर दे। शार्क बोला, अच्छा ठीक है। मरियम के मुंह से गहरा सांस निकल गया, लेकिन सिर्फ दस्तखत करने से काम नहीं चलेगा। चेक कैश करवाने के लिए मुझे खुद भी बैंक जाना पड़ेगा। सुबह शार्क ने मरियम के साथ जाकर उस बैंक में अपना अकाउंट खोला।
मरियम के अकाउंट से 1 लाख की रकम निकलवा कर उसमें से 20,000 जेब में रख लिए और बाकी रकम अपने अकाउंट में जमा करवा दी। बैंक से निकलकर उसने मरियम को घर भेज दिया और खुद दुकान की तरफ चला गया। वो उस दुकान को म्यारी अंदाज में शुरू करना चाहता था। उसके लिए उसने पहले ही मंसूबा बना रखा था। एक ही हफ्ते में उसने दुकान के खूबसूरत शेल्फ बनवा लिए। शीशे के खूबसूरत मर्तबान में अनवाओ इकसाम के ड्रामाई फ्रूट सजाकर शेल्फों पर रखे और फिर उसके 2-4 रोज बाद वो सुबह सवेरे मंडी गया और उस रोज से दुकानदारी शुरू कर दी। पहले ही रोज शाम के वक्त वो एक गाहक को फल दे रहा था कि मैले कुचैले लिबास में एक मजबूर सा आदमी दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया। वो सूरत ही से नशे का आदी लगता था। इस किस्म के लोग भीख मांगकर नशे की आदत पूरी किया करते थे। शार्क उसे भी भिखारी ही समझा। गाहक के जाने के बाद वो आदमी करीब आ गया। शार्क ने उसकी तरफ देखा तो चौंके बगैर ना रह सका। उसने उस शख्स को पहचान लिया था। पहली मर्तबा जब वो मरियम के साथ किराएदार को दुकान खाली करने के लिए कहने आया था तो उस वक्त यहाँ पान की दुकान थी। इस शख्स ने लतीफ को 50 का नोट दिया और लतीफ ने उसे कागज की एक थैली थमा दी थी जिसे लेकर ये शख्स चला गया था। अब भी इस शख्स ने जेब से 50 रुपए का टुड़ा मुड़ा नोट निकाला और कुछ कहे बगैर शार्क की तरफ बढ़ा दिया। क्या चाहिए? शार्क ने 50 का नोट उसके हाथ से लेते हुए पूछा। अफगानी पाउडर। लतीफ ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं यहाँ क्या लेने आता हूँ? उस शख्स ने कहा। ये पाउडर की दुकान है। शार्क ने उसे घूरा। चल भाग यहाँ से। उसने 50 का नोट दोबारा उस शख्स के हाथ थमा दिया। एक तो इतने दिन बाद दुकान खोली है और सौदा भी नहीं देता। लतीफ की दुकान पर ही जाना पड़ेगा लक्ष्मी। वो शख्स बुड़बुड़ाता हुआ चला गया। उस रोज 3 ऐसे आदमी आए थे जिन्होंने उससे अफगानी पाउडर मांगा था। उसके बाद कितने रोज तक ये सिलसिला चलता रहा। रोजाना कई गाहक ऐसे आते जो 50 या 100 का नोट देकर उससे अफगानी पाउडर तलब करते। उनमें कुछ सफेद पोश भी होते और कुछ भिखारी किस्म के भी आदमी। उस रात 9 बजे एक कार उसकी दुकान के सामने आकर रुकी। ड्राइविंग सीट पर एक खूबसूरत और जवान औरत के अलावा और कोई नहीं था। शार्क की दुकान पर कारों वाले गाहक भी आते ही रहते थे। वो औरत इंजन बंद करके कार से उतर आई। शार्क के अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 30 के लगभग रही होगी। उसने दुकान के सामने रुककर पहले अजीब सी निगाहों से इधर उधर देखा, फिर 1 किलो अमरूद तुलवा कर पर्स में हाथ डालते हुए कहा, कितने पैसे? 10 रुपए। और कुछ नहीं चाहिए? शार्क ने पूछा। उस औरत ने पर्स में से एक 10 और एक 500 का नोट निकालकर शार्क की तरफ बढ़ा दिया। वो घबराई हुई सी थी और बार बार इधर उधर देख रही थी। 10 रुपए के साथ 500 रुपए का नोट देखकर शार्क इस तरह उस औरत की तरफ देखने लगा जैसे उसकी ज़हनी हालत पर शुबा करने लगा हो। ये 500 का नोट? उस औरत ने एक बार फिर इधर उधर देखते हुए घबराए हुए लहजे में कहा, अफगानी पाउडर? मैं समझा नहीं। शार्क ने उसे घूरा। मैं हमेशा यहीं से ले जाती हूँ। पहले यहाँ पान की दुकान थी और मुमकिन है वो पान वाला अफगानी पाउडर रखता हो। मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं। ये फलों की दुकान है, कॉस्मेटिक की नहीं। शार्क ने कहते हुए 500 का नोट उसे लौटा दिया। वो औरत चलने में अजीब सी निगाहों से उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने शार्क के हाथ से नोट झपटा, अमरूद वाला लिफाफा उठाया और कार में बैठ गई। उसने दरवाजा उस जोर से बंद किया था कि आसपास से गुजरते हुए लोग मुड़कर उसकी तरफ देखने लगे। उसने इंजन स्टार्ट करके गाड़ी बड़े खतरनाक अंदाज में आगे बढ़ाई। शायद उस पर किसी किस्म की झुंझलाहट सवार हो गई थी। शार्क अब वाकई परेशान हो गया था। उसके पास अफगानी पाउडर के गाहक आ रहे थे और बकौल उन गाहकों के वो लतीफ से ये सौदा लेते रहते थे, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अफगानी पाउडर होता क्या है। शार्क आमतौर पर रात 10:30 बजे दुकान बंद कर दिया करता था। उस रात वो दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था कि एक आदमी उसकी दुकान पर आकर रुका। वो दुबला पतला लंबा सा आदमी था। उसने जिस्म पर चादर लपेट रखी थी, सर पर मफलर लिपटा हुआ था और शेव भी बड़ा हुआ। क्या हाल है शार्क बाबू? उस शख्स ने इस तरह बेदखलफी से उसे हाथ मिलाया जैसे बहुत पुरानी जान पहचान हो, मगर वो चेहरा शार्क के लिए कतई अजनबी था। मैंने पहचाना नहीं। शार्क ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। नहीं पहचाना तो इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं तो तुमको जानता हूँ। उस शख्स ने कहते हुए चादर में काले रंग का एक शॉपिंग बैग निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम्हारे ग्राहक वापस जा रहे हैं। मैंने सोचा तुम्हें माल दे दूं। लो ये रख लो, आधा किलो है। पैसे बाद में दे देना। गाहक को 25 रुपए की एक पुड़िया देना। ये है क्या? शार्क ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। अफगानी पाउडर है शार्क बाबू, पैसा ही पैसा इसमें, लंबा माल है। तुम्हारे पास ऐसे ऐसे गाहक आएंगे कि तुम मुंह मांगे पैसे ले सकते हो उनसे। उस शख्स ने कहा। अफगानी पाउडर के गाहक तो वाकई आ रहे हैं, मगर ये है क्या? शार्क ने कहते हुए थैले में हाथ डाला। उसमें प्लास्टिक की छोटी छोटी थैलियां भरी हुई थी। हर थैली में चुटकी भर सफेद रंग का पाउडर भरा हुआ था। वो एक पुड़िया निकाल कर उसे देखने लगा। शार्क बाबू, वो आदमी इधर उधर देखते हुए बोला, इस थैले को नीचे रखो, छुपा कर, किसी की नजरों में नहीं आना चाहिए।
ऐसी चीजें चोरी छप्पे बिकती हैं और बड़े पैसे देती हैं, ऐश करोगे। ऐसी क्या चीज है जो चोरी छप्पे बिकती है? शार्क ने पुड़िया दोबारा थैले में डाल दी। वो सिर्फ एक बात जानता था कि शराब, अफ्यून, चरस और ऐसी नशावर चीजें चोरी छप्पे फरोख्त होती हैं। उसकी नजरों में उन लोगों के चेहरे उभर आए जो उसके पास अफगानी पाउडर मांगने आते रहे थे। उनमें से हर शख्स चेहरे से नशे का आदी ही लगता था। और तकरीबन 1 घंटा पहले जो औरत आई थी वो अगरचे खूबसूरत थी, मगर शार्क को उसकी आंखों में भी नशे की सुर्खी नजर आई थी। दफतन उसके ज़हन में एक नाम उभरा, हीरोइन। उसने जिंदगी के 14 साल जेल में गुजारे थे। जेल में अखबार पढ़ने का मौका भी कभी कभार ही मिलता था। उसने एक आध मरतबा किसी खबर में हीरोइन का नाम भी पढ़ा था। जेल से आने के बाद भी वो अखबार कभी कभार ही पढ़ता था। तकरीबन 15 दिन पहले उसने अखबार में किसी का मरासला पढ़ा था जिसमें शिकायत की गई थी कि शहर में जगह जगह हीरोइन फरोशी के अड्डे कायम है। मुंशियात फरोश नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं। पुलिस सूरत हाल से अच्छी तरह वाकिफ है, मौत के उन सौदागरों को अच्छी तरह पहचानती है, मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। शार्क की नजरों के सामने एक बार फिर वो चेहरे घूमने लगे। शार्क बाबू, वो आदमी उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, तुम अफगानी पाउडर के बारे में वाकई कुछ नहीं जानते या जानबूझकर अनजान बन रहे हो? ये है क्या कोई नशावर चीज है? शार्क ने उसे घूरा। इसे हीरोइन कहते हैं शार्क बाबू, उस शख्स ने कहा। इस वक्त पूरी दुनिया में इसकी मांग बढ़ रही है। यूरोप और अमेरिका में तो इसकी छोटी सी पुड़िया की कीमत भी $100 से ज्यादा होती है, मगर यहाँ यूरोप के मुकाबले में ये माल बहुत सस्ता है। तुम्हें एक पुड़िया के 10 रुपए मिलेंगे। गाहक बनाते जाओ और माल कमाते जाओ। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। शार्क ने नफी में सारी लाया। मैं ये काला धंधा नहीं कर सकता और ले जाओ इसे यहाँ से और आइंदा यहाँ मत आना। उस शख्स ने शार्क के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, सोच लिया है, चले जाओ यहाँ से वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। शार्क ने धमकी दी। वो शख्स चलने में उसे घूरता रहा। फिर उसने शॉपिंग बैग उठाकर चादर में छुपाया और वहां से चला गया। शार्क ने भी दुकान बंद कर दी और दिन भर की कमाई समेटकर घर की तरफ रवाना हो गया। उस रात शार्क को नींद नहीं आ सकी। अफगानी पाउडर का राज उसकी समझ में आ गया था। हीरोइन ने हजारों घरों को उजाड़ दिया था। नई नस्ल तबाह हो रही थी। इसमें शुबा नहीं कि उस नाजायज कारोबार में आमदनी बहुत थी। लोग रातों रात दौलतमंद बन जाते हैं, लेकिन वो किसी की बर्बादी में हिस्सेदार नहीं बनना चाहता था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। मरियम को उसने माँ का दर्जा दे दिया था और रदिया को छोटी बहन की तरह समझता था। इस तरह 3 अफराद के कुंबे की परवरिश के लिए फलों की ये दुकान काफी थी। वो किसी नाजायज काम में हाथ नहीं डालना चाहता था। शार्क ने मरियम या रदिया को उस वाक़े के बारे में कुछ नहीं बताया था। रात को देर तक जागने के बावजूद वो सुबह सवेरे ही उठ गया। मरियम ने उसे चाय बना दी। उसने चाय पी और मंडी रवाना हो गया। ये उसका मामूल था। मंडी से माल लाकर वो दुकान पर छोड़ देता, घर आकर नाश्ता करता और फिर दुकान खोलता। उसने मोहल्ले ही के लड़के को मुलाजिम रख लिया था जो सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक दुकान पर रहता था। इस तरह शार्क को उस लड़के की वजह से दोपहर को दुकान में कुछ देर आराम करने का मौका भी मिल जाता था। उस रोज भी अफगानी पाउडर के कई ग्राहक आए थे। आज शार्क ने उन्हें डांट कर भगा दिया था। 8 बजे के करीब एक शराड कार दुकान के सामने आकर रुकी। कार में 4 आदमी थे। एक ड्राइवर के साथ अगली सीट पर बैठा हुआ था। उसकी उम्र 45 के लगभग रही होगी। सर पर बराए नाम ही बाल थे। बड़ी बड़ी मूंछें थी और सुर्ख आंखें। उसने सफेद कुर्ता और रेशमी लाचा पहन रखा था। वो शक्ल ही से गंवार लगता था और गंवारों ही की तरह सीट पर फैल कर बैठा हुआ था। वो गहरी नजरों से शार्क की तरफ देख रहा था। पिछली सीट पर 2 आदमी बैठे हुए थे। वो दोनों शक्लों से ही लफंगे लगते थे। सरों पर रेशमी मफलर लपेट रखे थे। उन्होंने भी कुर्ते और लाचे पहने हुए थे। शार्क ने सरसरी निगाहों से उसकी तरफ देखा और फिर दुकान पर खड़े हुए गाहक की तरफ मुतवज्जो हो गया। उसका गाहक जैसे ही दुकान से रुखसत हुआ, कार की पिछली सीट पर बैठे हुए एक आदमी उतरकर दुकान पर आ गया। शार्क बाबू, जरा दुकान से बाहर आना, शेरा पहलवान तुमसे बात करना चाहता है। उसने कहा। शेरा पहलवान, ये कौन है? शार्क की उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। वो गाड़ी में बैठा है, दुकान से बाहर आओ, मुलाकात तो करो, वो शख्स बोला। वैसे हैरानगी की बात है कि तुम शेरा पहलवान को नहीं जानते, जबकि शहर का बच्चा बच्चा उसके नाम से वाकिफ है। शार्क दुकान से निकलकर गाड़ी के पास आ गया। उसने पहले पिछली सीट की तरफ देखा। पहले जो आदमी बैठा हुआ था उसकी गोद में कलाशनकोव राइफल रखी हुई थी। दूसरी कलाशनकोव 7 वाली सीट पर रखी हुई थी। ये उस आदमी की राइफल थी जो कार से उतरा था। शार्क, तुम्हारा नाम है? अगली सीट पर बैठे हुए आदमी ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। वो शेरा पहलवान था। जी हाँ, फरमाइए। शार्क ने सवारिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। कल तुमने मेरे आदमी को वापस कर दिया था। शेरा पहलवान ने उसे घूरा। कौन सा आदमी? मैं समझा नहीं। शार्क बोला। मैंने अपने एक आदमी को अफगानी पाउडर देकर भेजा था, मगर तुमने वो पाउडर रखने से इनकार कर दिया और उसे पुलिस के हवाले करने की धमकी भी दी। शेरा पहलवान बोला। मैं इस किस्म के काम नहीं कर सकता पहलवान जी, शार्क ने जवाब दिया।
आप कोई दूसरी दुकान तलाश कर ले। तुम बहुत भोले हो, शेरे पहलवान ने कहा। घर आई दौलत को ठुकरा रहे हो। लोग तो रातों रात दौलतमंद बनने के ख्वाब देखते हैं और तुम दौलतमंद बनने से इनकार कर रहे हो। मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए पहलवान जी, आप कोई और बंदा तलाश कर लें, मुझे तो माफ ही रखें। शार्क कहता हुआ दुकान में वापस आ गया। शेरा पहलवान अजीब सी निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। उसने बाहर खड़े हुए अपने साथी को इशारा किया। वो पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया और कार हरकत में आ गई। उस रात 10 बजे शार्क दुकान बंद करके घर की तरफ चल पड़ा। उसके हाथ में शॉपिंग बैग भी था जिसमें मरीम और रजिया के लिए कुछ फल डाल लिए थे। वो सड़क पार करके टांगों वाले अड्डे की तरफ आ गया और फुटपाथ के साथ साथ चलने लगा। फुटपाथ पर लोगों ने कब्जा जमा रखा था। कहीं रातों रात जवान बना देने वाले किसी सन्यासी बाबे ने दुकान सजा रखी थी और कहीं आलू छोले और हलीम बेचने वाले ने कब्जा जमा रखा था। हालांकि सड़क के उस पार हलीम बेचने वालों की बेशुमार दुकानें थी जहां मरकरी बल्ब जल रहे थे। हलीम की ये दुकानें रात भर खुली रहती थी। शार्क जहां चल रहा था वहां से कुछ आगे फजल इलाही हॉस्पिटल की दुकानें थी। एक दो रात भर खुले रहने वाले मेडिकल स्टोर थे और बाकी पब्लिशर्स और बुक सेलर्स की दुकानें थी। किताबों की दुकानें पहले ही बंद हो चुकी थी, अलबत्ता वो मेडिकल स्टोर खुले हुए थे। उन दुकानों के आगे नेमत कदा और आबशार होटल थे और उनके बाद लोहारी गेट। मेडिकल स्टोर के सामने से गुजरते हुए शार्क को याद आ गया कि उसे माँ जी के लिए दवाई लेनी थी। मरियम चंद रोज से गुर्दे में तकलीफ महसूस कर रही थी और डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिख कर दी थी जिन्हें वो बाकायदगी से इस्तेमाल कर रही थी। आज सुबह घर से निकलते हुए मरियम ने उसे कहा था कि वापसी पर गोलियां लेता है। शार्क ने एक मेडिकल स्टोर से मतलूबा गोलियां ली, पैसे अदा किए और गोलियों वाली थैली जेब में रखता हुआ आगे चल पड़ा। नेमत कदा और आबशार होटल के सामने बड़ी रौनक थी। होटलों के सामने मेजें कुर्सियां बिछी हुई थी और बेफिक्रे और मंचले बैठे हुए चाय की चुस्कियां ले रहे थे और बात बात पर कहके लगा रहे थे। ये लोहारी का चौक था और यहाँ रात भर चहलकदमी रहा करती थी। शार्क मेडिकल स्टोर से निकलकर चंद कदम आगे बढ़ा ही था कि पीछे से आने वाली एक सफेद कार उसके करीब आकर रुकी। दो आदमी नीचे उतरे, उन दोनों के हाथ में पिस्टल थे और वो दोनों शार्क के दाएं बाएं पहुंच गए। शार्क बाबू, उनमें से एक ने कहा, खामोशी से हमारे साथ इस कार में बैठ जाओ और शोर मचाने या भागने की कोशिश मत करना। हमारे हाथों में पिस्टल असली है, नकली नहीं। कौन हो तुम लोग? मेरे पास ज्यादा रकम नहीं है, हमें तुम्हारी रकम से कोई दिलचस्पी नहीं, बैठो गाड़ी में। दूसरा आदमी घुर्राया। शार्क का चेहरा धुआं हो गया। वो खामोशी से कार में बैठ गया। एक आदमी उसकी दाईं तरफ बैठ गया और दूसरा बाईं तरफ। इस तरह वो उन दोनों के बीच में सैंडविच बनकर रह गया था। कार हरकत में आ गई और लोहारी के चौक से घूमकर दोबारा बाटी की तरफ दौड़ने लगी। बाटी चौक से कार बाईं तरफ मुड़ गई। उसकी रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। तकरीबन निस्फ मील आगे जो चौक था जहाँ से एक सड़क चुबुर्जी की तरफ चली गई थी और एक जीन मंदिर की तरफ से होती हुई GPO और स्टेट बैंक की पुरशिकवा इमारतों के दरमियान से होती हुई माल रोड को कते करके बैकलोर रोड से जा मिलती थी। वो कार दाएं या बाएं मुड़ने की बजाय चौराहा पार करके सीधी रिवाज गार्डन की तरफ जाने वाली सड़क पर निकल गई। शार्क ने सीट की पूंछ से टेक लगा ली। उसके मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। वो कार मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती रही। उन सड़कों के दोनों तरफ वसी व अरीज रिहायशी बंगले थे। किसी सड़क के मोड़ पर कोई एक आध दुकान भी नजर आ जाती थी। उन दोनों आदमियों में से किसी ने भी रास्ते को खुफिया रखने के लिए शार्क की आंखों वगैरह में पट्टी बांधने की कोशिश नहीं की थी। ड्राइवर बड़े इत्मीनान से मुतवस्सित रफ्तार से कार चला रहा था। उनमें से किसी ने शार्क से एक लफ्ज भी नहीं कहा था और ना ही शार्क ने कुछ पूछा था, क्योंकि वो जान चुका था ये लोग उसकी किसी बात का भी जवाब नहीं देंगे। वैसे उसके दिल में हल्का सा खौफ मौजूद था। उसे इस बात पर भी हैरत थी कि ये लोग कौन थे और उसे इस तरह अगवा करके क्यों ले जाया जा रहा था। अगर ये लोग राहदन या डाकू होते तो उसकी जेबें खाली करके डरा धमका कर किसी वीरान सड़क पर उतार कर चले जाते, मगर उनमें से किसी ने भी उसकी जेब से रकम निकालने या तलाशी लेने की कोशिश नहीं की थी। फलों वाला थैला भी शार्क के हाथ में था। उन्होंने उस थैले को भी नहीं छुआ था। कार एक सड़क पर मुड़ गई जिसके दोनों तरफ वसी व अरीज कोठियां थी। उस वक्त तकरीबन 11:15 बजे हो गए। बेशतर कोठियों पर सन्नाटा तारी था। बाज कोठियों में रोशनी भी नजर आ रही थी। वो कार एक कोठी के सामने रुक गई। उस कोठी के गेट के सामने पहले 2 कारें खड़ी हुई थी। शार्क वाली कार के ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। कोठी का गेट खुल गया और वो कार को अंदर लेता चला गया। कार के अंदर दाखिल होते ही गेट बंद हो गया। वो दोनों आदमी अपनी अपनी तरफ के दरवाजे खोलकर नीचे उतर आए। उतर आओ शार्क बाबू, हमारी मंजिल आ गई है, उनमें से एक ने कहा, और अपना ये फलों वाला थैला सीट पर ही छोड़ देना, कोई नहीं खाएगा इन्हें। शार्क थैला सीट पर छोड़कर नीचे उतर आया। उसने गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा। बहुत बड़ी कोठी थी। वसी व अरीज लान था। आमदोरिफ्त के लिए 2 गेट थे।
एक पुख्ता रवश कोठी के बरामदे के सामने से होती हुई दोनों गेटों की तरफ चली गई थी। लान में अगरचे फैंसी लाइट्स के पोल लगे हुए थे, लेकिन किसी पर भी कोई बल्ब रोशन नहीं था। सिर्फ बरामदे में एक बल्ब जल रहा था। जिस शख्स ने गेट खोला था उसने चादर की बुक्कल मार रखी थी, लेकिन दाएं कंधे पर राइफल की उठी हुई नाल उस चादर में से भी साफ नजर आ रही थी। वो दोनों उसे लेकर बरामदे वाले दरवाजे में दाखिल हो गए। सामने एक रायदारी थी जिसके दाएं बाएं कमरे थे। एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। कमरे के सामने से गुजरते हुए शार्क ने खुले हुए दरवाजे की तरफ देखा। कालीन पर 4 आदमी बैठे ताश खेल रहे थे। उनके करीब ही रिवॉल्वर के साथ ऑटोमेटिक राइफलें इस्तादा थी। वो रायदारियों में बाईं तरफ मुड़कर एक दरवाजे के सामने रुक गए। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर कालीन पर 2 आदमी बैठे हुए थे। उनमें से एक को शार्क ने फौरन ही पहचान लिया। वो शेरा पहलवान था। शेरा पहलवान को देखकर शार्क के पूरे जिस्म में अनजाने खौफ की एक लहर सी दौड़ गई। दूसरे आदमी को शार्क नहीं जानता था। उसने भी कुर्ता और रेशमी लाचा पहन रखा था। उसकी उम्र 40-45 के लगभग रही होगी। कद निस्बतन छोटा और जिस्म कदरे भारी भरकम था। हम शार्क बाबू को लेकर आए हैं शेरा पहलवान। शार्क के साथ आने वालों में से एक ने अंदर दाखिल होकर कहा, इसको बिठाओ उधर। शेरे पहलवान ने एक तरफ इशारा किया, कोई खातर करो इसकी, कोई ठंडा शंडा पिलाओ, मेहमान है हमारा। मैं जरा छोटे पहलवान से बात कर लूं तो शार्क बाबू से भी बात करता हूँ। बैठो शार्क बाबू, उनमें से एक ने कहा। शार्क दीवार के साथ टेक लगाकर कालीन पर बैठ गया। वो दोनों आदमी बाहर चले गए। थोड़ी देर में उनमें से एक ने कोक की ठंडी बोतल लाकर उसके हाथ में थमा दी। शार्क का हल खुश्क हो रहा था। वो इस वक्त वाकई पानी या इस किस्म की किसी चीज की जरूरत महसूस कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से बोतल से चुस्कियां ले रहा था। वो शेरा पहलवान और छोटे पहलवान की बातें भी सुन रहा था। यार छोटे पहलवान, मान ले मेरी बात, शेरा पहलवान कह रहा था। कल कराची की पार्टी आने वाली है, उसके लिए भी माल का बंदोबस्त करना है। मैं तुम्हें 1 किलो जो दे रहा हूँ वही ले जा। आज परसों तक और माल आ जाएगा, जितना चाहे ले जाना। ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। छोटे पहलवान ने कहा, 1 किलो का क्या करूंगा? रोज के गाहकों को क्या जवाब दूंगा? मुझे भी तो अपने रोज के गाहकों का ख्याल रखना है छोटे पहलवान। शेरा पहलवान ने कहा, सबको थोड़ा थोड़ा माल दे रहा हूँ, कहीं कोई नाराज ना हो जाए। 1 किलो ले जा मेरा वीर। ये तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो शेरे पहलवान। छोटे पहलवान ने कहा, तुम्हें तो मेरा ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। मैं सबका ही ज्यादा ख्याल रखता हूँ। ला रकम निकाल। शेरा पहलवान बोला। छोटे पहलवान ने घुटने के नीचे दबा हुआ कपड़े का बैला सा थैला निकाल कर उसमें से 500 और 1000 रुपए के नोटों की एक एक गड्डी निकाल कर उसके सामने रख दी। थैले में और भी गड्डियां मौजूद थी। गिन लो, पूरे 1.5 लाख हैं। और यार तुम पर कोई बेतबारी नहीं छोटे पहलवान, या पहली मर्तबा यहाँ आए हो? शेरे पहलवान ने कहते हुए शीदे नाम के किसी आदमी को आवाज दी। चंद सेकंड बाद एक दुबला पतला सा नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। उसकी उम्र 24-25 साल रही होगी। छोटी गोल दाढ़ी थी और सर पर चेकदार कपड़े का साफा लिपटा हुआ था। माथे पर निशान था। लगता था जैसे वो अभी मस्जिद से नमाज पढ़कर आया हो। शीदे पुत्र, ये पैसे ले जा और छोटे पहलवान को एक थैला ला कर दे। शीदा पहलवान कहते हुए नोटों की गड्डियां उस बारिश नौजवान के हाथों में थमाने लगा। शीदा कमरे से चला गया। तकरीबन 5 मिनट बाद उसने पैकेट की तरह लिपटा हुआ एक काला थैला निकाल कर छोटे पहलवान को दे दिया। छोटे पहलवान ने वो पैकेट कपड़े के बैले से थैले में रखा और शेरा पहलवान से हाथ मिलाकर कमरे से निकल गया। अब कमरे में शेरा पहलवान और शार्क रह गए थे। इधर मेरे करीब आ शार्क बाबू, तू घबरा क्यों रहा है? शेरे पहलवान ने कहा। मुझे इस तरह अगवा करके यहाँ क्यों लाया गया है? शार्क ने अपनी जगह से उठकर उसके करीब बैठते हुए कहा। उसके लहजे में खौफ नुमाया था। तुझे समझाने के लिए, शेरे पहलवान ने कहा। क्या ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई कि इस दुनिया में दौलत ही सब कुछ है? दौलत से ही दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, यहाँ तक कि इंसान भी खरीदे जा सकते हैं। अगर किसी के पास दौलत हो तो लोग झुक झुक कर उसे सलाम करते हैं, और अगर दौलत ना हो तो उसे ठोकरें मारी जाती हैं। मैंने तुम्हें बड़ी आसानी से दौलत कमाने का एक नुस्खा बताया था, मगर बात तेरी समझ में नहीं आई। वो जगह सोने की कान है जहाँ तुमने फलों की दुकान खोली है। ठीक है, अपनी दुकानदारी करते रहो, मगर उसके साथ ये काम करोगे तो तुम्हारे कदमों में दौलत के ढेर लग जाएंगे। ऐश करोगे सारी जिंदगी, मेरे जैसी कई कोठियां बना लोगे, लोग झुक झुक कर तुम्हें सलाम करेंगे। लेकिन पहलवान जी, मैं ये नाजायज काम नहीं करना चाहता, शार्क ने जवाब दिया। एक ना करदा जुर्म की सजा 14 साल काट कर आया हूँ। मैं शराफत की जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं एक शरीफ इंसान हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक शरीफ ही आदमी था और शराफत की जिंदगी गुजारना चाहता था। शेरे पहलवान ने कहा, लेकिन मुझे इस रास्ते पर डाल दिया गया जिस पर मैं नहीं चलना चाहता था। आज मुझे पता है कि शराफत का दूसरा नाम दौलत है। मेरे पास बड़ी बड़ी शान वाले लोग आते हैं, ऐसे ऐसे जिनकी माशरे में बड़ी इज्जत है, लेकिन वो मेरे सामने नजरें झुकाकर खड़े होते हैं। मैं अपने हालात से मुतमईन हूँ पहलवान जी, शार्क ने कहा। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप कोई और बंदा देख लें।
बात यह है कि तुम्हारी वो दुकान हमारा पुराना अड्डा है। आसपास के छोटे छोटे इलाकों से हमारे ग्राहक आते रहते हैं। लतीफ ने शराफत से वो दुकान खाली कर दी। हमारा ख्याल है तुमसे काम लेंगे, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से हम कई दिन से नुकसान उठा रहे हैं। तुम ये काम नहीं करना चाहते तो दुकान हमें दे दो, मुंह मांगी कीमत अदा कर सकता हूँ, शेरे पहलवान ने कहा। नहीं पहलवान जी, शार्क ने जवाब दिया, वो दुकान मेरे बाप दादा की निशानी है, मैं किसी कीमत पर भी नहीं बेच सकता। जल्दी में कोई फैसला करने की जरूरत नहीं, शेरे पहलवान ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। अच्छी तरह सोच कर फैसला कर लेना, कल शाम को मेरा आदमी आएगा, उसे बता देना। मेरा जवाब कल भी यही होगा, शार्क ने जवाब दिया। बड़े जिद्दी हो, शेरे पहलवान ने कहा। फिर रफीक का नाम लेकर किसी को आवाज दी। एक आदमी अंदर आ गया। ये उनमें से एक था जो शार्क को यहाँ लाए थे। ओए रफीक, शेरे पहलवान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। शार्क बाबू को छोड़ा यार, ये हमारे काम का नहीं है। वो शार्क की तरफ मुड़ गया। जा शार्क बाबू, तू तो बिल्कुल ही निकम्मा निकला। बोला आया हुआ है, शेरे पहलवान, रफीक ने कहा। उससे कह दे कि आज माल नहीं है, कल आ जाए, शेरे पहलवान ने कहा। जा पहले से छोड़ा, इसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। चल शार्क बाबू, रफीक ने उसे इशारा किया। शार्क झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसने कमरे से बाहर निकलने में देर नहीं लगाई थी। वो कार अब भी बरामदे के सामने खड़ी थी। शार्क जल्दी से पिछली सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। रफीक ने ड्राइवर या दूसरे आदमी को बुलाने की बजाय खुद ही स्टीयरिंग संभाल लिया। उसने जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, लान में टहलते हुए गनमैन ने गेट खोल दिया। कार गेट से निकलकर मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ने लगी। इस मर्तबा उसकी रफ्तार खासी तेज थी। शार्क जिंदगी में पहली मर्तबा इस तरफ आया था। माँ बाप के कत्ल से पहले वो 8वीं क्लास का तालिब इल्म था। घर से दुकान और दुकान से घर, कहीं और इधर उधर जाने की इजाजत नहीं थी। फिर जिंदगी के 14 साल जेल के हिसार में गुजरे थे। उन 14 बरसों में वो रास्ते भी उसकी नजरों से धुंधला गए थे जिन पर वो बचपन में खेला करता था। जेल से आए हुए अभी 1.5 महीना ही हुआ था। अपने इलाके के कुछ दोस्तों से वाकिफ हुआ था या मंडी का रास्ता मालूम हुआ था। इसके अलावा वो लाहौर के बारे में कुछ नहीं जानता था। उस तरफ पहली मर्तबा आया था और वो रास्तों को ज़हन में रखने की कोशिश कर रहा था। तुम तो बेवकूफ हो शार्क भाऊ, रफीक ने कार एक तरफ मोड़ते हुए कहा। छोटे पहलवान को देखा तुमने? ये बागबान बूढ़े का बहुत बड़ा बदमाश है। चंद साल पहले बिल्कुल सूखा सड़ा सा आदमी हुआ करता था। हलवाई की दुकान पर कड़ाइयां मांजा करता था। कभी किसी की नौकरी करता, कभी किसी की मार खाता। हमारे शेरे पहलवान को उस पर तरस आ गया। उसे पान सिगरेट की दुकान खोल दी और साथ ही हमारा धंधा भी शुरू कर दिया। बड़ा जादू इस अफगानी पाउडर में। अब ये बागबानपुरे का सबसे मशहूर आदमी है। इसने अपना अखाड़ा बना लिया है, पहलवान बन गया है, लेकिन इसे पहलवानी नहीं आती। बड़े बड़े ऊंचे शमले वाले लोग आते हैं इसके पास, बड़े ताल्लुकात हो गए हैं इसके भी। मैं तो कहता हूँ तू भी शेरे पहलवान की बात मान ले, कसम रब की, ऐश करेगा। नहीं भाई, मेरा दिल नहीं मानता ऐसे कामों में, शार्क ने जवाब दिया। रफीक बुड़बुड़ाकर खामोश हो गया। कार मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती हुई बिलाकर लोहारी गेट के सामने रुक गई। शार्क ने नीचे उतरकर रफीक का शुक्रिया अदा किया। 12:15 बज रहे थे। चौक पर अब भी रौनक थी। होटलों के सामने लोग कुर्सियों पर बैठे हुए थे। पान की दुकानों के सामने खड़े बंचले पान चबाते हुए सिगरेट के कश लगा रहे थे। 2 लड़के मोती के हार बेचते फिर रहे थे। शार्क इधर उधर देखता हुआ गेट की मेहराब के अंदर दाखिल हो गया। मुख्तलिफ गलियों में चलते हुए वो सोच रहा था कि माँ जी और रजिया परेशान हो रही होंगी। वो 10:30 बजे दुकान बंद किया करता था और ज्यादा से ज्यादा 12 बजे तक घर पहुंच जाया करता था, लेकिन आज 12:30 बज गए थे। जब वो मकान वाली गली में दाखिल हुआ तो उसका ख्याल दुरुस्त निकला। मरियम और रजिया मकान के दरवाजे पर खड़ी थी। उनके चेहरों पर परेशानी नुमाया थी। माँ जी आप दरवाजे में क्यों खड़ी हैं? शार्क ने करीब पहुंच कर कहा। कहाँ चला गया था पुत्र? मरियम ने रास्ता देते हुए कहा। 2 मरतबा होकर आई हूँ तुम्हारी दुकान से। दूसरे दुकानदारों ने बताया कि तू 10:30 बजे दुकान बंद करके चला गया था। रास्ते में एक पुराना दोस्त मिल गया था, वो मुझे जबरदस्ती अपने घर ले गया था, शार्क ने जवाब दिया और फलों वाला थैला रजिया के हाथ में थमा दिया। कहीं जाना हो तो बता दिया करें, रजिया ने कहा। आपको देर हो जाती है तो दिल ही दिल में परेशानी बनना शुरू हो जाती है। अच्छा आइंदा बताकर जाया करूंगा। चलो अब खाना दे दो, बड़ी जोर की भूख लग रही है। शार्क ने रजिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। भूख तो मुझे भी लग रही है, अम्मा ने भी अभी तक खाना नहीं खाया। आप कमरे में आए, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ, रजिया कहती हुई किचन की तरफ चली गई। शार्क की ज़ाहिर निजामत के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। वो दोनों उसकी वजह से भूखी बैठी रही थी। कुछ देर बाद रजिया खाना गर्म करके ले आई। खाने के दौरान ही शार्क को माँ जी की दवा याद आ गई। उसने गोलियों वाली थैली निकालकर मरियम की तरफ बढ़ा दी। ये आपकी दुआ की गोलियां हैं, उसने कहा। अच्छा किया तुमने गोलियां ले आए, खत्म हो गई थी, मरियम ने थैली लेते हुए कहा। खाने के बाद शार्क अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया।
वो मरियम और रजिया के बारे में सोचने लगा। कितनी चाहत थी इन दोनों को उससे। उसके इंतजार में खाना तक नहीं खाया था। आधी रात गुजर जाने के बाद भी परेशान सूरत बाहर खड़ी उसकी राह तक रही थी। फिर उसके ज़हन में शेरे पहलवान का ख्याल आ गया। हाँ, जो कुछ उसने देखा था उससे अंदाजा हो गया था कि हीरोइन के कारोबार में कितनी कमाई है। छोटा पहलवान उसे 1.5 लाख रुपए देकर गया था और उसके बदले जो हीरोइन का पैकेट दिया गया था उसका वजन ज्यादा से ज्यादा 1 किलो रहा होगा। और शार्क को यकीन था कि छोटा पहलवान उसे दुगनी रकम कमाएगा और शायद इसलिए शेरा पहलवान उस दुकान के लिए उसके पीछे पड़ गया था। ये उनका पुराना अड्डा था और यहाँ भी रोजाना लाखों का धंधा होता था। कुछ लोग तो अब भी आकर अफगानी पाउडर मांगते थे। बहुत से लोग तो ऐसे भी होंगे जो वो बदले हुए आदमी को देखकर पूछे बगैर चले जाते होंगे। शेरे पहलवान ने उसे उस दुकान के लिए मुंह मांगी कीमत की पेशकश भी कर दी थी, लेकिन शार्क का उस दुकान को बेचने का कोई इरादा ना था। शार्क यही सब कुछ सोचते हुए नींद की आगोश में पहुंच गया और सुबह उठकर अपने मामूल में मसरूफ हो गया। दूसरे दिन शाम को शेरे पहलवान का एक आदमी दुकान की फरोख्त के सिलसिले में उसका फैसला मालूम करने के लिए आया। शार्क ने उसे जवाब दे दिया कि उसका दुकान बेचने का कोई इरादा नहीं। वो शख्स खामोशी से वापस चला गया। 3-4 रोज गुजर गए, कोई खास वाकया पेश नहीं आया था। अलबत्ता अफगानी पाउडर के गाहक रोज आते रहे जिन्हें शार्क डांट कर भगाता रहा। उसी दौरान शेरा पहलवान का कोई आदमी नहीं आया था। शार्क ने यह समझ लिया था कि शेरे पहलवान ने यकीनन उस दुकान का ख्याल ज़हन से निकाल दिया होगा। उस रोज रात के 8 बजे थे। शिटलकाक बुरके वाली एक औरत फल लेने के लिए उसकी दुकान पर आई। उसने बुरके का नकाब उठाया हुआ था। खूबसूरत औरत थी। शार्क के अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 30-32 के लगभग रही होगी। उसने 2-3 किस्मों के फल खरीदे थे। पैसे देते वक्त उसने स्याह रंग का एक शॉपिंग बैग भी फलों के साथ करीब ही रख दिया। उस थैले की गिरा लगी हुई थी। भाई, सामान जरा यहीं रखो, मेरा ये थैला भी रख लो, मैं जरा दरबार से होकर आती हूँ। उस औरत ने कहा, कोई बात नहीं, आप हो आइए। शार्क कहते हुए वो तमाम थैले उठाकर नीचे दुकान के अंदर की तरफ रख दिए। वो औरत तेज तेज कदम उठाती हुई दाता दरबार की तरफ चली गई। शार्क अपनी दुकानदारी में लग गया। कुछ देर तक तो उसे वो बुरके वाली औरत का ख्याल रहा, फिर वो उसे भूल गया। तकरीबन 10 बजे वो कोई चीज उठाने के लिए नीचे झुका तो उसकी नजर उन थैलों पर पड़ गई और उसके साथ ही वो बुरके वाली औरत भी याद आ गई। 3 थैलों में तो फल थे और चौथा थैला वो औरत छोड़ कर गई थी और उठकर इधर उधर देखने लगा। 2 घंटे हो चुके थे और वो औरत अभी तक वापस नहीं आई थी। उसने ये सोचकर सर झटक दिया कि बाज अकीदतमंद घंटों दरबार में बैठे रहते हैं, हो सकता है वो औरत भी अभी दरबार में ही बैठी हुई हो। तकरीबन 5 मिनट और गुजर गए। अचानक ही 5-6 पुलिस वाले उसकी दुकान पर आ गए। उनमें से एक सब इंस्पेक्टर भी था। ये सब इंस्पेक्टर कभी कभार फल वगैरह लेने के लिए दुकान पर आता रहता था और उससे सलाम दुआ होती रहती थी। लेकिन आज वो पुलिस वालों को लेकर जिस तरह उसकी दुकान पर आया था उससे शार्क को समझने में देर ना लगी कि मामला गड़बड़ है। क्या बात है सर जी, क्या मामला है? शार्क ने पूछा। बाहर निकलो दुकान से, थानेदार धाड़ा।